Good morning, everyone. 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ना, और लोगों को ज्वाइन कर लेने देते हैं। आज हम लोग को वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और लामीज थ्योरम करना था ना, वो कर लेते हैं। फिर ग्राफ तो हो ही गया था, उसमें बस एक क्वेश्चन दिया हुआ था, फिर वो करा करके मोशन इन 2 डायमेंशन शुरू करेंगे। प्राइवेट चैट नहीं, पब्लिक चैट कर। डाउट्स हैं तो फिर देखता हूँ ना, क्लास में डिस्कस कर दूंगा। मॉड्यूल से डाउट है तो सबको ही होगा ना, तो मॉड्यूल के डाउट तो क्लास में ही करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में नहीं तो कर दूंगा ना, आज तो ये पढ़ा लेने दे। हाँ, आज नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमें समझनी है कि जैसे अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है कोई स्केलर है, उसका किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या साइन लगाओगे? एक तो है कि कुछ भी नहीं लगाओ, एक होगा 2 क्रॉस ए लिखो, और एक है 2 डॉट ए लिखो ना। तो इनमें से कौन सा सही है? एक स्केलर के साथ एक वेक्टर का अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू क्रॉस इंटू वेक्टर, या डॉट? तो फर्स्ट वाला ना। कोई भी वेक्टर के साथ जब हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ भी सिंबल नहीं लगाते ना। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी का ही हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी का ही हो सकता है। तो एक स्केलर एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता, एक वेक्टर और एक स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता ना, दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है ना। अब देखो, अगर कहीं आपको ऐसे लिखा रहा है ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होगा? स्केलर होगा, वेक्टर होगा? ए डॉट बी क्या होगा? स्केलर होगा।
तो अगर मैं डॉट बी डॉट कोई सी वेक्टर लिख दूं, ए डॉट बी डॉट सी वेक्टर, तो ये क्या सही होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ए डॉट बी एक नंबर है, एक नंबर का एक वेक्टर के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना। अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए डॉट बी फिर ऐसे सी वेक्टर ना, ये सही है। ये भी नहीं लिख सकता है ए डॉट बी क्रॉस सी ना, ये भी गलत है। ए डॉट बी एक स्केलर है, उसका एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अब देखो हमें ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें हमें भावेश देख, पहले वाले में ए डॉट बी जब करेगा तो ये पूरा रिजल्ट क्या होगा? एक नंबर आएगा ना, कोई वेक्टर तो आएगा नहीं, एक स्केलर आएगा ना। अब एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ना, ये वाला तो ये नहीं हो सकता ना, ये गलत है ना, यही वाली चीज है ये ना। और ये जो लिखा है ये वाला ये है, फर्स्ट वाला टू ए जो है वो इस तरह से ऐसे। अब देखो हमें जब तीन वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं, तो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है उसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट में जैसे दो वेक्टर का प्रोडक्ट था, तो वहां पे भी हमने क्या किया था, दो टाइप से रिजल्ट डिफाइन किया था, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या होता था? स्केलर। और वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या होता था? वेक्टर। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता था। सेम चीज यहाँ तीन वेक्टर में भी वैलिड होगा। जब तीन वेक्टर का हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर आएगा। अब देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या? ना, हमें देखो ट्रिपल प्रोडक्ट में दो टाइप के प्रोडक्ट देखने हैं, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखो क्या होता है, हम कोई दो वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तब ये एक वेक्टर आ जाएगा और उसको तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तब ये रिजल्ट क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का एक तीसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया तो ये फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? स्केलर। ठीक है, समझो। दो पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर ऐसे डॉट प्रोडक्ट ना। हम दो का पहले ही अगर डॉट कर देंगे फिर कोई फायदा नहीं, अगर आपने पहले ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया फिर तीसरे के साथ आप फिर नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट, तीसरे वेक्टर के साथ ना। तो हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, दो का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और उसका तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। फिर देखो ये देखा गया कि अगर मैं डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए डॉट बी क्रॉस सी, डॉट और क्रॉस को आपस में मैंने इंटरचेंज कर दिया ना, क्रॉस को इधर कर दिया, डॉट को इधर कर दिया, तो भी ये देखा गया कि ये रिजल्ट इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट हमेशा इक्वल आता है। तो इससे ये समझ आया कि जहां पे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है वहां पर अगर मैं बस ऐसे लिख दूं, एक ब्रैकेट बनाऊं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ना, तो ये इस चीज को बोल दिया गया कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसमें कहीं पे भी एक जगह आप डॉट ले लो, एक जगह क्रॉस ले लो, क्योंकि उसका जो पोजीशन है वो मैटर नहीं कर रहा है, तो फिर हम मेंशन ही नहीं करते हैं कि कहाँ पे डॉट है कहाँ पे क्रॉस है। कोई भी एक जगह डॉट ले लो, एक जगह क्रॉस, तो ऐसे कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट में तीन वेक्टर लिखे हैं तो इसका मतलब होगा कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबको क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं?
ये ध्यान रखना कि ये जो सीक्वेंस होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है ना, डॉट और क्रॉस का पोजीशन चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ए को उठा के इधर लिख दिया बी को उठा के इधर लिख दिया तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आपको जिस ऑर्डर में ये वेक्टर लिखे हैं, पहले ए है फिर बी है फिर सी है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है ना। तो यहाँ पे मैं ये दोनों पॉइंट लिख देता हूँ। पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस विल नॉट मैटर। Sequence of vector should not be changed। देखो ऐसा क्यों है, जैसे मैंने बोला कि भाई ए क्रॉस बी है डॉट सी, फिर मुझे पता है कि अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा तो बी क्रॉस ए करने से क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन होता है, माइनस का ना, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे भी मैं ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए करता हूं तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये बराबर है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए डॉट सी। ये बात समझ आ रही है। अगर आपने दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ बी डॉट ए क्रॉस सी, डॉट और क्रॉस का पोजीशन चेंज कर दिया। अब अगर मैं फिर से ए और सी को आपस में इंटरचेंज करूंगा तो एक माइनस और बाहर आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए। ये बात समझ आई सबको। अगर मैंने दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज किया तो एक माइनस बाहर आ गया, फिर मैंने डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर लिया, रिजल्ट चेंज नहीं होगा इससे। फिर से मैंने क्या किया, इनको आपस में इंटरचेंज किया तो फिर एक माइनस बाहर आया, फिर एक माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको तो हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहां से हमें क्या समझ आया। आकाश अभी देखते हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी, तो इनमें कोई भी दो को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करूंगा, कोई भी दो को अगल बगल वाले के साथ इंटरचेंज करूंगा ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, माइनस, अगर मैंने बी को ए से इंटरचेंज किया फिर सी को ए से इंटरचेंज किया तो फिर से एक माइनस बाहर आया। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में रिजल्ट आ जाएगा बी सी ए। अब अगर मैंने फिर से बी और सी को इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा, सी बी ए। कभी भी दो अगल बगल को आप इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा ना। अब देखो इससे क्या समझ आ रहा है, अब इस रिजल्ट में देखें और इस रिजल्ट में देखें तो हमें क्या दिख रहा है, बी अपनी जगह है। अब ये एंड वाले इंटरचेंज हो गए, जब एंड वाले इंटरचेंज हुए तो भी क्या हुआ, एक माइनस बाहर दिख रहा है। यहाँ पे केवल मैंने इसको इंटरचेंज किया था ना, और फिर इससे रिलेट कर रहे हैं। तो आकाश समझ आया तेरा जो डाउट था, कि अगर मैं एंड वालों को भी इंटरचेंज करूंगा तो भी माइनस आएगा। मतलब कोई भी दो को मैं अगर इंटरचेंज करूंगा तो मुझे एक माइनस साइन बाहर लाना पड़ेगा, और अगर दो बार इंटरचेंज कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबको समझ आया यहाँ तक क्या बोल रहा हूं मैं। डाउट्स चालू नहीं है अभिषेक, हम लोग आज वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बात हुई थी ना लास्ट क्लास में, वो कर रहे थे।
अब जिनका छूट गया होगा वो रिकॉर्डिंग ले लेना ना, शुरू का अगर कोई का छूट गया होगा तो वो रिकॉर्डिंग लेके देख लेना। तो देखो हम लोगों ने ये समझ लिया कि इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना। अब नेक्स्ट आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे ए क्रॉस बी है डॉट सी है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो क्या है कि पहले आप ए क्रॉस बी को सॉल्व कर लो ना। ए क्रॉस बी को सॉल्व करना आता है तो एक नया वेक्टर आ जाएगा, कोई मान लो आर वेक्टर, फिर उस आर वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो तरीका है सिंपल जो हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे डबल प्रोडक्ट यूज करके वैसे कर लें, या फिर दूसरा तरीका होता है कि इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो डिटर्मिनेंट मेथड से। एक डिटर्मिनेंट ले लो और इसमें पहले आप क्या करो, वेक्टर ए के कोएफिशिएंट लिख दो। मान लो वेक्टर ए के कोएफिशिएंट है a1 a2 a3। मान लो ए वेक्टर को आपने ऐसे लिखा है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। बी वेक्टर को आपने लिखा है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। सेम वे में सी वेक्टर को लिखा हुआ है c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। तो आप क्या करो, पहले देखो यहाँ पे ए लिखा है तो पहले रो में ए के ऑप्शन लिख दो, फिर बी है तो सेकंड रो में बी के ऑप्शन, फिर सी है तो थर्ड रो में सी के ऑप्शन, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, समझो। अब देखो इसमें कहीं पे भी आई जे के नहीं है इस डिटर्मिनेंट में, तो ये फाइनल रिजल्ट जो होगा ये केवल स्केलर में आएगा ना। तो अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। मान लो हमने एक वेक्टर लिया कुछ आई कैप -2 के कैप, एक वेक्टर लिया 3 आई कैप। ये बताया तो है मैंने वो डिटर्मिनेंट। तुम लोगों ने एक तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेरा वीडियो देखा कि नहीं? वेक्टर वाला वीडियो नहीं देखा अभी तक? और याकूब सर ने भी तो कराया होगा। याकूब सर ने कराया था कि नहीं डिटर्मिनेंट? नहीं कराया है? अरे यार, ठीक है मैं अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताता हूँ ना। तो तुम लोगों को यार देख लेना चाहिए, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, देख लो। ठीक है अभी मैं डिटर्मिनेंट बताता हूँ ना, बट अब ये अब नेक्स्ट टाइम अब नहीं होना चाहिए, अब देख रख के रखो ना, टाइम निकाल के देखो एक बार उसको। मान लो हमारा ये वेक्टर है, इसमें मुझे ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। चलो मैं पहले डिटर्मिनेंट बता देता हूँ। देखो डिटर्मिनेंट में ध्यान रखो, जैसे मान लो दो रो और दो कॉलम के डिटर्मिनेंट है कुछ a1 a2 b1 b2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे जो लेफ्ट में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा इसको लोगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a1 b2 आ गया। फिर बचे हुए दो को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे -b1 a2। ये हमारा 2 into रो का 2 into 2 डिटर्मिनेंट का होता है। टू मतलब टू, दो रो है दो कॉलम है। ये जो हॉरिजॉन्टल में होंगे इनको रो बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल में होता है इसको कॉलम बोलते हैं। LOU होता है ना शायद। कॉलम में क्या होता है, COLOU ना रहता है, देख लेंगे वो। तो फिर अब देखो क्या है, अगर मान लो हमारे पास तीन रो तीन कॉलम का डिटर्मिनेंट आ जाए, मान लो A B C D E F GHI, ऐसे तीन रो हो गए हैं और तीन कॉलम हो गए ना, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसको देखो सॉल्व करने के लिए क्या होता है तरीका, आप इसमें कोई भी एक रो के एलिमेंट लोगे एक एक करके, ना एक रो के एलिमेंट लोगे एक एक करके, या तो पहले ए लोगे फिर बी लोगे फिर सी लोगे, या फिर ए लोगे डी लोगे जी लोगे, या तो इधर के एक एक एलिमेंट लो या इधर के लो। तो मैं इधर वाले लेके सॉल्व करूंगा। जब मैं ये वाला एलिमेंट लूंगा तो इसमें जो भी इस रो में, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो उसके सारे एलिमेंट कैंसिल कर दूंगा और इसको लिख दूंगा ऐसे ए। अब ये वाला रो पूरा कैंसिल है, ये वाला कॉलम पूरा कैंसिल है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एफ एच आई। फिर मैंने ए लिया तो अब अगली बार बी लूंगा, और हमेशा साइन जो होगा प्लस से स्टार्ट करूंगा, ऑल्टरनेट चेंज करता रहूंगा, प्लस हुआ फिर माइनस। अब जब बी लूंगा तो बी जिस भी रो और कॉलम में उसको हटा दूंगा, तो बी ये पहले वाले रो में है और सेकंड वाले कॉलम में है, तो इतने एलिमेंट हटा दूंगा। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये बचेगा डी जी एफ आई, तो ये वाला डिटर्मिनेंट लिख लूंगा डी जी एफ आई। फिर उसके बाद सी वाला लूंगा एलिमेंट, जब सी वाला लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला रो कैंसिल और सी वाला कॉलम कैंसिल, डी ई जी एच आ जाएगा, डी ई जी एच। अब इसको सॉल्व करना आता है ना, टू वाले डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तुम लोग अभी तक डिटर्मिनेंट नहीं देखे हो, तो जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ये सिखाया है ना याकूब सर ने। अबे श्रेयस फिर क्यों टाइम पास करा रहा है। अब देखो यहाँ पे हम कई बार क्या करते हैं, हाँ प्रथमेश एक मिनट, नहीं हम यहाँ पे कई बार क्या करते हैं, ये वाला जो स्टेप है इसको नहीं लिखते हैं ना, ये वाला स्टेप हम मन में ही कर लेते हैं। तो जैसे क्या होता है, हमने ए लिया तो ए वाला रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो मन में ही हम ऐसे ये डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करके लिख देंगे, ई इंटू आई एफ इंटू एच, तो ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, तो एक स्टेप लिखना कम हो जाता है। बी लिया तो बी वाला रो और कॉलम कैंसिल। 26 क्या बोल रहे हो कि माया, ना जब ये वाला रो और कॉलम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे, अच्छा ओके ओके, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर क्रॉस करेंगे ना, तो ये डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। समझो ना, ये डिटर्मिनेंट ना भी लिखे तो यहीं पे इमेजिन कर सकते हैं ना कि ये रो और कॉलम कैंसिल है, ये एक डिटर्मिनेंट है, तो उसका रिजल्ट ही डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर। हाँ अभिषेक मैंने सब कवर किया है, तो टाइम पास थोड़ी करूंगा यार, सब कवर नहीं करूंगा तो फिर क्या बनाने का फायदा। मैंने सब अच्छे से बना दिया है, आप देख लो, अगर जिसको भी उस टाइम पे दिक्कत हुई होगी याकूब सर वाले वीडियो में। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या लिख लेंगे, पहले एलिमेंट के कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जे नहीं है तो उसका 0 और के का -2। फिर बी के कोएफिशिएंट लिखेंगे 3 2 1। फिर सी के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 -2 और 4। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले 1 लेंगे, अगर हमने पहले 1 लिया तो 1 वाला रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल ना, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 और माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा। फिर 0 लेंगे तो वो वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, फिर -2 लेंगे
देखो हमने ऑल्टरनेट साइन चेंज किया है ना, यहाँ पे प्लस था फिर माइनस फिर प्लस, और ये वाला माइनस एलिमेंट में माइनस था वो लिखा है। फिर -2 जब लेंगे तो माइनस वाला ये रो 2 वाला ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो ये है, इसको सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू -2 -6 -2 ये आ जाएगा, तो -8 टोटल बचेगा। 3 इंटू 2 -6 और -2, तो ये हमारा हो गया 16, और ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 16। तुम लोग कैसे 26 बोल रहे हो? अच्छा ये 10 है, ओके सॉरी सॉरी, ये 10 है, 10 है तो ये 26। तो सबको समझ आया ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट वो टाइम टेकिंग होगा बहुत ज्यादा। अब देखो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका हम लोग अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं। देखो जैसे अपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था ना, ए और बी अगर दो वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो वो क्या होता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता था ना। ए और बी दो वेक्टर हैं तो अगर ए और बी एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करें उसके दो एडजेसेंट साइड को, तो ए क्रॉस बी क्या देता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल देता था। अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब उससे पहले मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, सॉरी पैरेललो पाइप है, तो उसके वॉल्यूम का क्या एक्सप्रेशन होगा? मान लो ये कोई पैरेललो पाइप है, इसकी ये साइड मान लो ए है, ये साइड बी है, और ये साइड सी है। ये वाली साइड जो है वो सी है, और इसकी जो हाइट है, बेस से ये जो हाइट है वो कुछ एच है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम इसका कितना लिखेंगे? बताओ। हाँ, देखो जो वॉल्यूम होगा वो होगा बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया यहाँ कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, और हाइट कितना हो जाएगा, एच। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो अगर मान लो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में
मान लो हमने 3 वेक्टर लिए, एक पैरेलल पाइप है और उसके 3 एडजेसेंट साइड जो है वो 3 वेक्टर्स है। हमने एक पैरेलल पाइप लिया, एक मिनट अभी दिखा रहा हूं। अब मान लो इसमें ये वाला जो साइड है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वाला साइड वेक्टर बी है और ये वाला साइड वेक्टर सी है ना। एक पैरेलल पाइप के 3 एडजेसेंट साइड जो हैं, जो एक ही पॉइंट पे जहां पे जिनका टेल कोइंसाइड हो रहा है वो कुछ ए बी सी है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे ये करता हूँ ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इसका क्या मतलब है? ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि ये मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहा हूँ, ये नीचे का बेस का एरिया। ए क्रॉस बी क्या बताता है? पैरेललोग्राम का एरिया। फिर मुझे पता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आएगा, उससे 90 डिग्री पर ना, कुछ इधर को आएगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आएगा? इससे 90 डिग्री पे। तो ये ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आएगा ना, इस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। अब अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी इंटू इनके बीच के एंगल का कॉस। अब सी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर डालूं ना, ये एंगल थीटा है, तो सी कॉस थीटा क्या हो रहा होगा? ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगा ना। यहाँ पर ये जो हाइट आएगी वो कुछ एच होगी, और एच क्या होगा? मॉड ऑफ सी कॉस थीटा। तो ए क्रॉस बी बेस एरिया है इंटू ये हाइट हो गई, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा पूरा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 वेक्टर का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो वो एक पैरेलल पाइप का वॉल्यूम बता रहा है, जिसके ए बी सी एडजेसेंट साइड होंगे। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बता रहा है। सबको समझ आया क्या बोल रहा हूँ? ए क्रॉस बी करने से हमें, अरे डॉट प्रोडक्ट करेगा भावेश तो क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है? ए क्रॉस बी इधर को आ रहा है और सी वेक्टर इधर है, ये बीच का एंगल थीटा है। तो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच के एंगल का कॉस ना। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब केवल सी कॉस थीटा क्या होगा? इस वेक्टर सी का एक की तरफ प्रोजेक्शन, मतलब ये हाइट आ जाएगी। सी कॉस थीटा मतलब ये हाइट हो गई ना। तो ए क्रॉस बी इंटू एच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तरह से बेस एरिया इंटू हाइट है, मतलब वॉल्यूम हो गया। सबको ये पता होगा कि अगर कोई भी वेक्टर है उसका किसी लाइन के साथ थीटा एंगल है, तो सी कॉस थीटा उधर उस लाइन के लॉन्ग प्रोजेक्शन हो जाता है ना। ये प्रोजेक्शन आया है हाइट, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे यही हाइट है ना, तो वो आ गया है। समझ नहीं आया अभी सबको? नहीं आया तो बताओ, मैं और अच्छे से समझाता हूँ। बाकी बच्चे बोलो भाई, तुम सब लोग ज्यादा बोल नहीं रहे हैं।
मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी एक लाइन है ऐसे, और इधर को एक वेक्टर जा रहा है सी वेक्टर, ये एंगल थीटा है। तो मैं अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाली साइड कितनी आएगी, सी कॉस थीटा। ना आप राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा के भी निकाल सकते हो ना। ये अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, परपेंडिकुलर डालोगे, ये हाइपोटेन्यूस है सी ना, ये हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा करने से ये एडजेसेंट साइड मिलती है, और हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा करने से सामने वाली साइड मिलती है। ये तो सबको पता होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा कर कैसे आता है। हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा करने से एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा करने से सामने वाली साइड। मान लो ये हमारा कुछ एच है और ये कुछ पी है। तो आप नॉर्मली देखो हम ऐसे करते हैं ना, सामने वाली साइड को पी से दिखाते हैं, बेस को बी से, और ये हाइपोटेन्यूस को एच से। तो हम लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इंटू बी, मतलब सॉरी बी अपॉन एच। क्या लिख रहा हूँ मैं, तो इससे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच कॉस थीटा। कॉस थीटा सबको पता होगा ना, बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो कॉस थीटा ये है। तो बी बराबर आएगा एच इंटू कॉस थीटा। तो मतलब अगर कभी भी आपको थीटा के एडजेसेंट वाली साइड निकालनी है तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा कर दोगे। सेम वे में साइन थीटा लगाओगे तो ये वाली साइड आएगी हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस पता है, थीटा पता है, तो एडजेसेंट साइड के लिए हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा, और सामने वाली साइड के लिए हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा। ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ए क्रॉस बी किया, तो उससे जो ये नीचे पैरेललोग्राम बना हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। ए क्रॉस बी सबको पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। ये पता होगा सबको ना, ये ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। और ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होता है वो किधर को होता है, उससे 90 डिग्री पे ना। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर है, 90 डिग्री पे इधर को। तो यहाँ पर ये जो ए क्रॉस बी है, ये एक वेक्टर है जो ऊपर को जा रहा है। ए क्रॉस बी ऊपर को एक वेक्टर है। अब वो कहीं मान लो इधर तक आ रहा है, मुझे अब ए क्रॉस बी एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और एक सी इस डायरेक्शन में वेक्टर है। यहाँ पे ए क्रॉस बी एक इधर को वेक्टर है, एक सी इधर को वेक्टर है, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ए क्रॉस बी को आपको बस एक वेक्टर इमेजिन करना है ना, कोई आप डी वेक्टर मान लो, ये तो डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है। तो आप क्या करोगे, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनके बीच के एंगल का कॉस, तो ये कर दिया है। डॉट प्रोडक्ट मतलब यही करोगे ना। फिर सी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सी कॉस थीटा मतलब ये वाली साइड ना, ये हाइपोटेन्यूस बन रहा है, परपेंडिकुलर डाला है ये वाली साइड। तो हाइट कितनी आ जाएगी, सी कॉस थीटा। अब हाइट इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी मतलब क्या है, ये वाला एरिया, बेस का एरिया, और सी कॉस थीटा मतलब हाइट है। तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो ये क्या बन जा रहा है, वॉल्यूम बन जा रहा है पैरेललोग्राम का। समझ आया ना सबको। आयुष समझ आया कि नहीं, ध्रुविल। तो अब आपको ये याद रखना रहेगा ना कि कभी भी ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब एक पैरेललोग्राम, पैरेललो पाइप का हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब देखो, कभी अगर ऐसा हो जाए कि तीन वेक्टर हैं और वो कोप्लेनर है, अगर मान लो कहीं पर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कोप्लेनर है, तो उनसे पैरेलल पाइप बन पाएगा क्या। ना, तो उस टाइम पे पैरेलल पाइप बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब, अगर हम बोले कि भाई बन गया है, तो उसका वॉल्यूम क्या आना चाहिए, अगर ए बी सी एक कोप्लेनर वेक्टर है तो उनका वॉल्यूम क्या आना चाहिए, जीरो।
ना, एक ही प्लेन में होंगे तो हाइट आएगी ही नहीं ना, हाइट नहीं आएगी तो वॉल्यूम 0 आएगा। तो कभी भी आपको प्रूव करने को आए कि 3 वेक्टर है ए, बी, सी और प्रूव करिए कि वो कोप्लेनर है, तो आप क्या करोगे? अगर 3 वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? उनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे और वो बराबर कर दोगे 0 के। ना, अगर ये प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब वेक्टर ए, बी, सी आर कोप्लेनर। बस नॉन जीरो होने चाहिए ना, ए, बी, सी अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, सबको क्लियर है? तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट के ये दो यूज हम करते हैं, एक तो कहीं पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो हम निकालते हैं, या फिर कोप्लेनर प्रूव करना होगा तो यूज करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट है, मेन जो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट में वो यही वाला पार्ट था ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें ज्यादा नहीं देखना है। अब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लेते हैं, उसमें बस आपको फॉर्मूला देख लेना है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फिजिक्स में कहीं शायद हार्डली कहीं यूज होगा ना, तो बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि क्या होता है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम जैसे मान लो दो वेक्टर बी क्रॉस सी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर ए के साथ कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो अब रिजल्ट क्या आएगा? ए क्रॉस बी किया, बी क्रॉस सी किया तो एक वेक्टर आया, उसका ए के साथ फिर से क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो ये फाइनल रिजल्ट अब क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। तो इसलिए अब इसका नाम हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रखा है। और इसमें ध्यान रखना कि ये जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो आपने इसको ऐसे लिख लिया, ए क्रॉस बी को पहले कर लिया और फिर सी के साथ कर लो ना। ये मैंने वेक्टर जो वीडियो डाला उसमें भी बताया ना, उसकी प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है ना। आपको अगर पहले बी क्रॉस सी लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट करने को और फिर ए के साथ करना है, ब्रैकेट लगाए मतलब पहले ये सॉल्व करना है फिर इसके साथ करना है, तो यही करना पड़ेगा ना। आप अगर सोचोगे कि पहले इन दोनों का कर लें फिर सी के साथ करें तो अलग रिजल्ट आएगा। तो वे, वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, किसी के साथ भी ऐसे एसोसिएट नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो सॉल्व करने का तरीका इसमें देखो क्या है, अगर एक तो सिंपल तरीका है कि भाई बी और सी दो वेक्टर दिए हैं तो पहले आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट करके एक नया वेक्टर आ जाएगा, वो मान लो डी वेक्टर है, फिर ए और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। तो एक तो वो तरीका होगा, या फिर दूसरा एक तरीका होता है कि ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे बी और सी जो बाद में ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे अगर ऐसे लिखे हुए हैं ना, बाद में यहाँ ब्रैकेट में अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो आप इसको क्या करोगे, पहले बी को लिखोगे फिर सी को लिखोगे, और बी के साथ यहाँ पे कुछ और भी आएगा, यहाँ पे बी के साथ क्या आएगा, बाकी दो वेक्टर जो बचते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, सी के साथ फिर बाकी दो वेक्टर जो बचे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट। तो ये आप आराम से सॉल्व हो जाएगा ऐसे ना। बी क्रॉस सी है तो पहले बी लिख लो, जब बी लिखोगे तो बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर माइनस साइन, फिर सी लिखोगे, फिर बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट। अब मान लो कहीं पे आपको ऐसे लिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको मुझे सॉल्व करना है तो पहले मुझे इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इस फॉर्म में ना, एक वेक्टर अलग और दो वेक्टर अलग और वो बाद में होने चाहिए बी क्रॉस सी।
यहाँ पे शुरू में ही ए क्रॉस बी है, तो मैं इसको पहले इंटरचेंज कर लूंगा। इंटरचेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ऐसे आ जाएगा। और अब मैं इनको करूंगा, अब करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर रहने दूंगा। पहले ए वेक्टर लिखूंगा, जब ए लिखूंगा तो बाकी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो बी सी का डॉट प्रोडक्ट माइनस ए, माइनस फिर बी वेक्टर, तो बी करूंगा तो फिर सी और ए का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये माइनस अंदर कर दूंगा। तो आपको ये ऐसे याद रखना है ना कि हमेशा बी क्रॉस सी बाद में आया था, तब हमने ऐसे लिखा था। तो अगर कभी पहले आ जाए तो पहले ये इंटरचेंज कर लो और फिर उसको अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। अब जैसे एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। पहले नोट कर लो फिर एग्जांपल लेते हैं। नोट कर लो सभी। ये तो फिर सॉल्व करके ही समझ आएगा। भावेश, जो वेक्टर है वो मैथ का ही टॉपिक है। फिजिक्स में तो बस हम लोग थोड़े बेसिक्स देख रहे हैं। ये सब वेक्टर जो है मैथ का टॉपिक है। फिजिक्स में तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वेक्टर 3-4 दिन पढ़ाते हैं, उसमें पूरा वेक्टर हो गया। मैथ में जो होता है वो कम से कम 20-25 दिन केवल वेक्टर पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है वेक्टर। एक वेक्टर 3D करके मैथ में एक टॉपिक आएगा। अब देखो, जैसे मान लो कोई हमने वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एक वेक्टर ले लिया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर ले लिया कुछ आई कैप माइनस 3k कैप। आपको बोला जाए कि फाइंड ए क्रॉस ई क्रॉस सी। तो एक तो हमारा बेसिक तरीका यही होगा कि भाई पहले बी क्रॉस सी कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, फिर ए के साथ कर लो सॉल्व। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हमने जो फॉर्मूला सीखा हुआ है, फॉर्मूले का डेरिवेशन मैथ में सिखाया जाएगा ना। अभी आप बस याद रखो, ये फिजिक्स में रेयरली यूज होगा, इसलिए इस पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो इसमें बस हम क्या कर लेंगे, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस, अब एक बार बी वेक्टर लिखना है फिर सी वेक्टर, जब सी लिखेंगे तो बाकी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी यहाँ पे सी। अब ए डॉट सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डॉट सी करेंगे तो आई का आई के साथ तो 1, और जे का जे तो 0 हो जाएगा, और के का के से करेंगे तो +3, तो ये हो जाएगा 1+3 इंटू बी वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। फिर ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे तो 2 आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ इंटू सी वेक्टर आई कैप माइनस 3k कैप। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया ना, तो 4 × 2 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, बीच में माइनस साइन। फिर यहाँ पे देखो 3 × ये तो 0 हो गया ना, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। अगर इधर से भी आता कुछ आई जे के में तो सारे आई वाले एक साथ कर लेते, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट यही आ गया, 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k। ठीक है, सबको समझ आया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करना रहता है। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं देखना है हम लोगों को।
फिर अब हम लोग को नेक्स्ट अब देखना है लामीज थ्योरम एक। तो ये जो लामीज थ्योरम होता है ये केवल 3 वेक्टर के लिए ही वैलिड है ना, 3 से ज्यादा वेक्टर के लिए वैलिड नहीं है। ये क्या है? इट इज वैलिड ओनली फॉर 3 वेक्टर। और ये क्या बताता है कि अगर मान लो कोई पे 3 वेक्टर हैं, एक पॉइंट पे मान लो 3 फोर्स लग रहे हैं, ए बी और सी, तो और ए वेक्टर के अपोजिट में जो 2 वेक्टर है उनके बीच का एंगल अल्फा है, बी वेक्टर के अपोजिट में दो जो वेक्टर है उनका एंगल बीटा है, सी के अपोजिट में जो एंगल है वो गामा है। और अगर यहाँ पे तीनों वेक्टर का जो सम है वो 0 है, अगर एक पॉइंट पे 3 वेक्टर लग रहे हैं और उनका सम 0 है, तो उस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में उसके अपोजिट में एंगल का साइन बराबर होगा ए अपॉन साइन अल्फा। आपको क्या करना है, अगर ये तीनों का सम 0 है तो ये वेक्टर और इसके अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन बराबर होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन, ये बराबर होगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वो उसके अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन। इसको मैं अभी डिराइव भी करके बताता हूँ, बट पहले आप लामीज थ्योरम है क्या वो समझ लो ना, फिर डेरिवेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये लामीज थ्योरम में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, 3 वेक्टर होने चाहिए, उनका सम 0 होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगाने से क्या होगा, इनका जो कैलकुलेशन है हमारा फास्ट हो जाता है। अब ये थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह करेंगे तो समझ आएगा, फिर मैं इसका डेरिवेशन कराता हूँ ना। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ पहले, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी ना क्या है यहाँ। देखो जैसे मान लो एक ब्लॉक है, उसको हमने एक इधर स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है और एक मान लो ऐसे एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है। हाँ ये साइन रूल से ही डिराइव होगा ना, अभी डिराइव करते हैं ना, देखना साइन रूल से डिराइव होगा। तो ये थीटा मान लो 37 है, इसका मास कुछ m है, तो आपको यहाँ पे बोला जाए या थीटा की वैल्यू थीटा के टर्म में ही सॉल्व करते हैं। तो मान लो इस वाले स्ट्रिंग में T1 टेंशन आ रहा है, इस वाले स्ट्रिंग में T2 टेंशन आ रहा है, इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा होगा mg ना, ये ब्लॉक ऐसे रुका हुआ है। तो हमें अब यहाँ पे बताना है mg और थीटा के टर्म में T1 कितना आ रहा होगा और T2 कितना आ रहा होगा ना। अक्सर हमें 3 फोर्सेस वाले सिचुएशन या 3 वेक्टर वाले सिचुएशन बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, तो उनके लिए यूजफुल हो जाता है। और हमेशा देखो ध्यान रखो जो टेंशन होता है वो क्या होता है, हमेशा दोनों एंड पे अंदर को खींचता है। तो इस एंड पे जो इस स्ट्रिंग का टेंशन होगा इस ब्लॉक को अंदर को खींच रहा होगा, मतलब इधर को, और इस स्ट्रिंग का टेंशन इधर को खींच रहा होगा ना। हमेशा स्ट्रिंग का टेंशन क्या होता है, जिस एंड पे लग रहा होता है उधर पे अंदर को खींचता है, तो इस एंड पे इसको अंदर को इधर खींच रहा होगा, सीलिंग को अंदर को इधर को खींच रहा होगा। तो ये सब हम लॉज ऑफ मोशन में सीखेंगे ना। यहाँ वाला जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो इस वाले ब्लॉक को इधर को खींचेगा और इस वाले वॉल को इधर को खींचेगा। हमें केवल ब्लॉक पे फोकस करना है ना। तो ब्लॉक पे एक इधर को T1 लग रहा है, एक इधर को T2 लग रहा है, नीचे को mg लग रहा है। अब मुझे ये T1 T2 और mg की वैल्यू, मतलब T1 T2 बताना है इन टर्म्स ऑफ mg एंड थीटा। T1 हॉरिजॉन्टल है ना और T2 वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। तो अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है कि हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें और फिर बैलेंस करें। तो T2 को जैसे हम रिजॉल्व करेंगे तो T2 का ऊपर को कंपोनेंट आएगा T2 cos थीटा और इधर को आएगा T2 sin थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लॉक है m मास का, उस पे अब क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे को
mg ऊपर को T2 cos थीटा, इधर को T2 sin थीटा और इधर को T1 ना, ऐसे फोर्स लग रहे हैं और ये अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है ना, ये कहीं जा नहीं रहा है, ऐसे रुका हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये वाला फोर्स इससे कैंसिल हो रहा होगा और ये वाला फोर्स इससे कैंसिल हो रहा होगा। तो इनके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। तो हम ऐसे लिख देंगे T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से हम बोल देंगे T2 इज इक्वल टू mg बाई cos थीटा। अब T2 आ गया, फिर T1 निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, T1 बराबर है T2 sin थीटा के। T1 बराबर है T2 sin थीटा और T2 की वैल्यू हमने निकाल ली है mg बाई cos थीटा इंटू sin थीटा। तो T1 आ गया mg tan थीटा। तो ये तो हमने देखो एक मेथड है रिजॉल्व करके सॉल्व किया है, एक ये तरीका है रिजॉल्व करके सॉल्व करना। फिर दूसरा हम इसको सॉल्व कर सकते थे लामीस थ्योरम से। तो पहले ये नोट कर लो, फिर लामीस थ्योरम से करते हैं। ये देखो हमने यहाँ पर ये फर्स्ट मेथड अभी देखा ना, अब देखो इसको हम लोग अगर इससे सोचे लामीस थ्योरम से, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक था, उस पे इधर को T2 लग रहा था और इधर को T1 लग रहा था। T1 वर्टिकल से थीटा एंगल पे था और नीचे को mg लग रहा था ना। तो एक पॉइंट पे ऐसे तीन फोर्सेस लग रहे थे, T2, T1 और mg, और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था। T1 T2 सही दिखा है ना डायरेक्शन। अच्छा, इधर को T1 बोला है, इधर को T2 बोला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। इधर को T1 है ना, इसको T1 लिखा था, इसको T2 लिखा था। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2। तो अब एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं और इनका वेक्टर एडिशन क्या है, 0 है, तभी ना ये रुका हुआ है। ये सब एक दूसरे को ऐड करने पे नेट कितना आ रहा है, T1 T2 और mg, तीनों का वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो नेट कोई फोर्स मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर एडिशन ऑफ थ्री फोर्सेस यहाँ पे 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं, सारे के बीच के एंगल दिखा लेंगे ना। T1 T2 के बीच का एंगल कितना बोलेंगे, ये पूरा एंगल कितना बोलेंगे, ये 90 होगा ना, 90 प्लस थीटा। T1 mg के बीच का एंगल कितना बोलेंगे, 90 डिग्री। और T2 mg के बीच का एंगल कितना बोलेंगे, 180 माइनस थीटा ना। ये पूरा एंगल 180 है ना, उसमें से ये थीटा कम कर दिया। अब हम लोग देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हमने T1 लिया तो
जब हमने T1 लिया तो T1 के अपोजिट में क्या एंगल है, ये वाला, बाकी दो वेक्टर के बीच का एंगल। T1 ले रहे हैं तो बाकी दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो वो क्या है 180 माइनस थीटा। तो हम ऐसे लिख देंगे T1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, ये बराबर होगा T2 अपॉन में, जब T2 लेंगे तो बाकी दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो T2 के अपोजिट में एंगल साइन 90 आ जाएगा, और ये बराबर होगा mg। जब mg लेंगे तो बाकी दो वेक्टर के बीच के एंगल का साइन। तो अब देखो यहां से ये आ जाएगा T1 अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, ये T2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अब दिख रहा है यहाँ से देखो T2 की वैल्यू आ गई mg बाई कॉस थीटा, और T1 निकालना है तो साइन थीटा को इधर ले आओ, तो T1 आ जाएगा mg साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब mg tan थीटा। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन वगैरह जब आएंगे तो क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है, आप उसी में लेकर के ऐसे तुरंत सॉल्व कर लोगे। रिजॉल्व कर भी सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका है, और ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये भी होता है, तो पता होना चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आया पहले कि लामिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है और है क्या, फिर उसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। ये जो आज वाला मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं, जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसको मैं वेक्टर वाला जो है उसमें डालूंगा ना, वेक्टर के 7 लेक्चर हैं तो ये 8th लेक्चर लेक्चर करके डाल दूंगा ना, इसको काइनेमेटिक्स में नहीं डालूंगा। पार्थ क्या बोल रहे हैं? एक प्रॉब्लम आप खुद से कर लो, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। ये वाला भावेश।
मान लो एक m मास का ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है, तो उसका वेट नीचे को ऐड कर रहा होगा, और दो स्ट्रिंग के सहारे उसको ऐसे सीलिंग से सस्पेंड किया गया है ना। इधर वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और इधर वाले स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। ये एंगल 60 है, ये 30 है, और इसका मास m है, तो नीचे को वेट एक्ट कर रहा होगा mg। तो हमें T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। अभी आप रिजॉल्व करके नहीं करना ना, क्योंकि अभी हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमारा पर्पज आंसर निकालना नहीं है ना, हमारा पर्पज है अभी लामीज थ्योरम सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करना। तो आप लामीज थ्योरम का यूज करके ही T1 T2 निकालो। ठीक है, तो अब कर लिया होगा सबने। सॉल्व करता हूं मैं। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग का टेंशन T1 ऐसे लग रहा है, T2 ऐसे लग रहा है ना। अगर हम लोग इसको ऊपर को एक्सटेंड करें ना, ये 90 डिग्री एंगल आएगा। इधर वाला 60 है, तो ये एंगल 30 आएगा, और ये वाला एंगल 60 आएगा, ये भी 90 होगा। एंगल सबको क्लियर है ना। तो अब हम ये वाला एंगल बोल सकते हैं, ये कितना आएगा, ये पूरा एंगल 180 है ना, पूरा ये वर्टिकल वाला एंगल, उसमें ये 30 कम कर देंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 150। ये आ जाएगा हमारा 150। सेम वे में ये पूरा एंगल 180 है, उसमें इतना 60 आया, तो ये कितना आएगा, 120। तो अब हमें ब्लॉक पे ऐसे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, इधर को T1, इधर को T2, और नीचे को mg, और इनके बीच का एंगल आ गया, T1 T2 के बीच का एंगल है 90। डायग्राम उतना सही से नहीं बना है, बट 90 है वो, 150 और 120। तो हम अब लामीज थ्योरम लगा लेंगे। T1 जब लेंगे तो बाकी दो एंगल के बीच का साइन, मतलब साइन 120। T2 लेंगे तो उसके अपोजिट में एंगल का साइन 150, और mg लेंगे तो उसके अपोजिट में एंगल का साइन, मतलब साइन 90। साइन 90 तो 1 हो जाएगा, साइन 120 कितना होगा, √3/2 ना। आप इसको लिख लोगे 180 माइनस 60 ना, तो साइन 60 आ जाएगा। इसको लिख लोगे साइन 180 माइनस 30, तो ये 30 डिग्री आएगा, तो ये 1/2 आएगा। अब मुझे T1 निकालना है, तो इसको यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर लूंगा। T2 निकालना है तो इसको इधर ले जाऊंगा, तो इससे मैं बोल सकता हूँ T1 इज mg, साइन 91 है और साइन 120 √3/2 है, तो इससे आ गया √3 mg/2। सेम वे में T2 निकालूंगा, तो mg अपॉन में 1 इंटू 150 इधर आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, तो mg/2 हो गया T2 की वैल्यू। ठीक है, सबको क्लियर है।
हम इसको देखो रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं ना, वो सब हम लोग लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे सीखेंगे ना। अभी हमारा फोकस कहाँ पर है, लामीज थ्योरम सीखने पे। हाँ श्रेयस, ये फ्री बॉडी डायग्राम है ना। आपको देखो अपने फिजिक्स में क्या है ना, पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है, सेकेंड चैप्टर एलओएम में आपको बहुत मजा आएगा, वहां से इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। पहला भी ठीक ठीक है, लेकिन दूसरा वाला ज्यादा मजेदार चैप्टर है, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फिर ये सब सॉल्व करो तो ज्यादा मजा आता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इसका लामीज थ्योरम को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? साइन रूल हो गया ट्रिग्नोमेट्री में? साइन रूल को साइन रूल उधर आया होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, या भी नहीं पढ़ा है वो? साइन रूल बोल रहा हूँ ना, साइन रूल को साइन रूल मुझे याद नहीं उसमें आता है या सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आता है। एक अलग चैप्टर भी अभी पढ़ना है आपको, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो वहां पे आता है या ट्रिग्नोमेट्री में। साइन रूल देखो क्या होता है मैं बता, जैसे कोई ट्रायंगल है मान लो, इसमें मान लो मैंने इस वाले वर्टेक्स में जो एंगल है उसको ए, इस वर्टेक्स को ए बोला हुआ है, इस वर्टेक्स को बी और इस वर्टेक्स को सी। तो इस एंगल को एंगल बी बोलूंगा, इस एंगल को एंगल सी बोलूंगा, और एंगल ए के सामने जो साइड आएगी उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, एंगल बी के सामने जो साइड आएगी उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करूंगा, और एंगल सी के सामने जो साइड आएगी उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करूंगा। ये स्मॉल सी है ना, थोड़ा बड़ा बन गया है, स्मॉल सी है। तो साइन रूल क्या होते हैं कि जो भी आप साइड लोगे, मान लो ए वाली साइड ली, तो ए वाली साइड ले रहे हो तो उसके सामने जो एंगल है उसका साइन का रेशियो हमेशा बराबर आएगा दूसरे वाले साइड अपॉन में दूसरे वाले के सामने जो एंगल है, बराबर आएगा सी अपॉन ऐसे ही साइन सी। ये साइन रूल है। तो ये पढ़ा है या नहीं ये पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ा है तो ये बताऊं सॉल्व करके कैसे हो रहा है। अच्छा अभी नहीं पढ़ा है, तो मतलब ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आया है। देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के लिए हम देखो ऐसे सोच सकते हैं, मान लो ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, ये हाइट कुछ एच है। अब मैं एच की वैल्यू एक बार इधर वाले ट्रायंगल से निकालता हूँ और एक बार इधर वाले ट्रायंगल से ना, मतलब अगर मान लो मैं इसको डी बोल देता हूँ, तो एक बार ट्रायंगल ए बी डी से निकालू अगर, अब पहले मैं साइन रूल का डेरिवेशन कर रहा हूँ ना, फिर उसके बाद लामीज थ्योरम का करूंगा। तो मैं ऊपर से हेडिंग हटा दे रहा हूँ, ये डेरिवेशन ऑफ साइन रूल है, अभी पहले साइन रूल हो जाएगा तब लामीज थ्योरम करेंगे। तो देखो ये क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी देखूं, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल डी 90 डिग्री है ना, ए से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो एच की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल बी के टर्म में, एंगल बी के टर्म में ये वाले सामने वाली ये हाइट कितनी बोलूंगा, बी के सामने साइड है ना, और यहाँ हाइपोटेन्यूस सी है, तो हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब बी, तो मैं इसको बोल सकता हूँ सी इंटू साइन बी। सेम वे में मैं ट्रायंगल, एक मिनट, ट्रायंगल ए सी डी में देखूं अगर, तो एंगल डी 90 डिग्री है, तो वहां पे मैं ये वाली साइड बतानी है, तो इस एंगल के टर्म में और ये हाइपोटेन्यूस है, मैं क्या बोल सकता हूँ बी साइन सी। ये चमक रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइट आ जाएगा बी साइन सी। फिर इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 से हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हाइट की वैल्यू इक्वेट कर रख देंगे, तो c साइन b बराबर आया b साइन c। तो इसमें हम b वाले टर्म एक साइड कर लेंगे, c वाले एक साइड, तो ये हो जाएगा c अपॉन साइन c इक्वल टू b अपॉन साइन b। तो ये दिख रहा है c वाला टर्म आ गया ना इस टाइप का, c अपॉन साइन c बराबर आया b अपॉन साइन b। अगर मैं यहीं पे परपेंडिकुलर b से डाल दूं, अगर मैं b से परपेंडिकुलर डालूं तो फिर ये दोनों को रिलेट कर लूंगा, तो फिर ये वाला भी टर्म ऐसे आ जाएगा, फिर तीनों को इक्वेट कर दूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड रिलेट हो जाएगी ना, a और c, तब यहीं पे आ जाएगा a अपॉन साइन a बराबर c अपॉन साइन c, फिर तीनों इक्वेट कर देंगे। डेरिवेशन समझ आया सबको क्या क्या हुआ है? तो ऐसे क्या होगा, कई बार हमें जैसे कि कोई भी ट्रायंगल दिया है, उसमें कुछ एंगल पता है, कुछ साइड पता है और कुछ अननोन है, तो हम डायरेक्ट उनको ऐसे निकालने के लिए रिलेट कर देते हैं। ये सब आपको मैथ में एक टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ना वहाँ ट्रायंगल में ऐसे ये सॉल्व करना चीजें सिखाई जाती है, तो उधर सिखाया जाता है, बट नॉर्मल चीजें हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना। अब हम लोग लामीज थ्योरम के डेरिवेशन पे आते हैं ना। साइन रूल याद रखना आसान है। आप क्या करो, जो भी साइड ले रहे हो उसके सामने वाले एंगल का साइन लेना रहता है ना, और फिर सबके तीनों का ऐसे रेशियो सेम करते जाओ। अब देखो नेक्स्ट है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम में हमने क्या देखा, मान लो हमारा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, और ए के अपोजिट में जो एंगल है वो कुछ अल्फा है, बी के अपोजिट में जो एंगल है वो बीटा है, सी के अपोजिट में जो एंगल है गामा है। और हमने बोला कि अगर ये तीनों वेक्टर का सम जीरो है, अगर तीन वेक्टर का सम जीरो है ना, तो इनको अगर मैं ट्रायंगल लॉ से, सॉरी पॉलीगॉन लॉ से ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? पॉलीगॉन लॉ से मैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करूं तो क्या दिखेगा? ट्रायंगल दिखेगा ना, जहां से चले होंगे वहीं पहुंच जाएंगे ना। अगर मैं वैल्यू वैल्यू वेक्टर ए ड्रॉ करूं, फिर वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर पॉलीगॉन लॉ में क्या करते हैं, सारे वेक्टर जो गिवन रहते हैं हेड टू टेल ड्रॉ करते हैं ना। फिर बी वेक्टर को उठा करके ए के हेड से ऐसे ड्रॉ कर दूं, फिर बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर को उठा के ड्रॉ कर दूं, तो ऐसा मिल जाएगा। ए के हेड से बी वेक्टर ड्रॉ किया, फिर बी के हेड से सी वेक्टर ड्रॉ किया, तो एक ट्रायंगल बन गया ना, जिसमें ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। अब यहाँ पे मैं अगर एंगल्स दिखाऊं, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? अल्फा है ना, सॉरी, अगर ए और बी के बीच का एंगल देखो तो गामा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? गामा। तो यहाँ पे गामा कहाँ पे दिखाऊंगा? ए और बी के बीच में एंगल है तो इसको गामा बोलूंगा, क्या ये इसको बोलूं ये गामा है? दो वेक्टर के बीच का एंगल का क्या मतलब होता है कि दोनों के टेल कोइंसाइड हो रहे हो या दोनों के हेड कोइंसाइड हो रहे हो, तो उस टाइम पे जो स्मॉलर वाला एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। टेल टेल कोइंसाइड हो रहा हो या हेड हेड कोइंसाइड हो रहा हो, या फिर अगर हेड और टेल कोइंसाइड हो रहे हैं तो बाहर इसको हेड को बाहर एक्सटेंड कर लो या टेल को पीछे एक्सटेंड कर दो और बाहर वाला एंगल निकाल लो, तो वो हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। तो अगर मैं इसको हेड को आगे एक्सटेंड कर लूंगा तो ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो ये गामा है।
सेम वे में बी और सी के बीच का एंगल देखो यहाँ पे कितना है, बी और सी के बीच का एंगल है अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे कहाँ दिखाऊंगा ट्रायंगल में, इसको आगे एक्सटेंड कर लूंगा, ये हमारा अल्फा है। फिर ए और सी के बीच का एंगल है बीटा, तो सी को आगे एक्सटेंड कर लिया और ये एंगल है हमारा बीटा। अब देखो हमें यहाँ पे बाहर वाले एंगल पता चल गए, तो हम अंदर वाले एंगल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस गामा, पाई माइनस गामा, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, मतलब 180 माइनस अल्फा, और ये पाई माइनस बीटा। अब अंदर के हमें तीनों एंगल पता है और तीनों साइड पता है, तो इसको मैं साइन रूल लगा सकता हूँ यहाँ पे, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, केवल मैग्नीट्यूड देखना है ना, और सारे एंगल पता है, तो मैं बोल सकता हूँ साइन रूल से ए अपॉन में साइन पाई माइनस अल्फा बराबर होगा बी अपॉन में साइन पाई माइनस बीटा बराबर होगा सी अपॉन में साइन पाई माइनस गामा। और हमें पता है कि 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर बी अपॉन साइन बीटा बराबर सी अपॉन साइन गामा। ठीक है, सब कुछ चमका, क्या क्या बोल रहा हूँ। तो इससे अब हम आगे से ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे ना, डायरेक्ट इस डायग्राम से ये बन लिखेंगे, ए लिखना है तो ए के अपोजिट का एंगल लेना है और ऐसे रेशियो निकालना है, बी लेना है बी के अपोजिट का एंगल और सी लेना है सी के अपोजिट का एंगल और इक्वेट कर देंगे। नोट हो गया। हाँ हाँ सॉरी, सी के नीचे गामा आएगा, हाँ सी के नीचे गामा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, कोसाइन रूल, साइन रूल देखा है तो साथ में कोसाइन रूल भी बता देता हूँ, 5 मिनट लगेगा, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये कोसाइन रूल क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से दिखाएंगे, बी वाले के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। तो ये कोसाइन रूल क्या बोलता है, अगर मान लो मुझे एंगल ए का कोसाइन निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो इसके जो एडजेसेंट में साइड हैं बी और सी, इन दोनों के स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके सामने जो साइड है, इसके सामने जो साइड है उसका स्क्वायर यहाँ पे माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। यहाँ जिनका प्लस किया था उनका ट्वाइस करके प्रोडक्ट ऐसे नीचे रख देंगे, तो ये कोसाइन रूल होता है। सेम वे में अगर मुझे कभी कॉस बी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है और मुझे ये सब साइड पता है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ इन दोनों के स्क्वायर का सम माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac।
तो इसको ऐसे लिख देंगे, बी का निकालना है तो बी के एडजेसेंट वाली साइड के स्क्वायर का सम सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस में अपॉन में 2ac। सेम वे में cos c निकालना होगा, तो बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, हम लोग वेक्टर मेथड से इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये नोट करो, फिर डिराइव कर देता हूँ ना। वेक्टर एडिशन लगाना है, बस हो जाएगा वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कर देता हूँ ना, उससे और आसान पड़ेगा। क्योंकि अब इसको मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ, मान लो मैं इस ट्रायंगल में कोई एक एंगल मैं प्रूव कर देता हूँ ना, सारे एंगल नहीं, मान लो कॉस ए निकाल के दिखाता हूँ ना। तो मान लो मैंने एक इधर को वेक्टर ले लिया और एक इधर को वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर ऐसे ले लिया सी वेक्टर और एक इधर ले लिया बी वेक्टर। अब दोनों के टेल टेल अभी कोइंसाइड हो रहे हैं, तो उस टाइम पे दोनों को हेड मिला दूं तो ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? अगर मैं ये वाला वेक्टर बनाता हूं तो ये वेक्टर जो होगा बीसी वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को हम ट्रायंगल लॉ में ऐसे दिखाते हैं ना, अगर दोनों के टेल टेल कोइंसाइड हो रहे हैं। आप मेरा वीडियो जरूर से देख लो ना, मैंने ये सब उसमें ऐसे छोटे छोटे अच्छे पॉइंट जो होते हैं वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। दो वेक्टर है बी वेक्टर और सी वेक्टर, दोनों के टेल कोइंसाइड हो रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो हेड को मिलाने वाली लाइन होगी, अगर मैंने ऐसे मिला दिया और फाइनल हेड इधर बनाया तो वो बी माइनस सी है। अगर हेड इधर बनाऊंगा तो वो सी माइनस बी होगा ना। ये बात पता है ना तुम लोगों को या नहीं पता है? ये नहीं पता है तो आप वीडियो देख लेना मेरा वेक्टर वाला। और अभी मान लो कि ऐसा होता है ना, अगर दो वेक्टर के टेल टेल कोइंसाइड करके आपने ऐसे ड्रॉ किए हैं और उन फिर दोनों हेड को मिलाओगे तो ये उनका सब्ट्रैक्शन बताता है। अब सब्ट्रैक्शन में बी माइनस सी है या सी माइनस बी, तो वो कैसे पता चलेगा? बी के साइड हेड बनाओगे तो वो बी माइनस सी होगा, सी के साथ बनाओगे हेड सी के साइड तो सी माइनस बी होगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो इसका मतलब देखो क्या है, यहाँ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है कि नहीं? और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? अगर दो वेक्टर पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी स्क्वायर, दोनों वेक्टर का ऐसे करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस थीटा। थीटा जहाँ पे क्या होता है? बी और सी के बीच का एंगल। यहाँ बी और सी के बीच का एंगल क्या है? ए है ना। तो हम यहाँ फॉर्मूले में डाल देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे ए है। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकाल लो। कुछ चमका मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब देखो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग वापस से काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने
लास्ट में तुम लोगों को करने के लिए एक वो दिया था ना, प्रॉब्लम दिया था, होमवर्क नहीं दिया था ना मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को। ग्राफ पे होमवर्क देना रह गया था ना, तो अभी मैं होमवर्क दे देता हूँ ना, ग्राफ पे होमवर्क दे रहा हूँ। 2 मिनट रुको, मुझे मॉड्यूल लाने दो, फिर होमवर्क बताता हूँ। यार ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ना, वो नॉर्मली बहुत कम लगता है, इसलिए मॉड्यूल में नहीं डाला गया है। बाकी वही है कि बुक्स वगैरह में सब जगह लिमिटेड ही रहता है यार। जो सिखाने में थोड़ी चीजें तो एक्स्ट्रा आती हैं, जो हम लोग को लगता है कि ये भी जरूरत है। तो ग्राफ में देखो, ग्राफ में प्रॉब्लम नोट करो। हाँ, वो वाला मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा ना। एच और वी वाला ग्राफ नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा डिस्कस। चलो होमवर्क नोट करो। पेज नंबर 3.14। होमवर्क इधर मैं लिख देता हूँ। पेज नंबर 3.14 पर इलुस्ट्रेशन नंबर, इलुस्ट्रेशन सब लोग ध्यान रखना है ना, सॉल्व करना है ना, पढ़ना नहीं उसको। 3.14 जब ना आए तभी देखना उसमें सोल्यूशन। फिर इलुस्ट्रेशन नंबर 26। इलुस्ट्रेशन नंबर 27। उन्नति पीडीएफ तो भेजा हुआ है पहले का ग्रुप पे। उन्नति तू 11th में ही है ना, 12th वाली उन्नति तो नहीं है? क्योंकि 12th में भी एक उन्नति है, मुझे याद नहीं। 11th में है ना तू? हाँ ठीक है, क्योंकि वो 12th में भी था, उसका भी नाम शायद यही था, उन्नति चौधरी। इलुस्ट्रेशन 28। तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, मैं फिर से भेज देता हूँ। पीडीएफ में भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ना। फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ डाल दूंगा, नोट्स डाल दूंगा।
9 10 पूरा ही हो गया ये तो। ठीक है, इतना कर डालो ना। होमवर्क नोट कर लो, या चलो नोट डालूंगा उसमें आ ही जाएगा, ठीक है। और दे दूं थोड़ा होमवर्क एक्सरसाइज वाले साइड से? चलो नेक्स्ट वाले क्लास में और दे दूंगा। देखो, कॉलेज एडमिशन ऑनलाइन अगर कुछ शुरू हो रहा है तो आप पवार सर से बात करा दो ना, वो प्रोसेस स्टार्ट करा देंगे। अभी एडमिशन होगा नहीं, बस प्रोसेस शायद कुछ करना रहता है ऑनलाइन का, तो वो पवार सर को बोल दो, वो करा देंगे। उन्नति देख इसने डाल दिया है चैट में, ये अभी डाला हुआ था, डाउनलोड कर ले। पार्थ बोर्ड के लेक्चर कुछ टाइम बाद ही लगाएंगे, अभी क्या करेगा बोर्ड के लेक्चर लगा करके। अभी तो एडमिशन तो होने दे, पहले कॉलेज का कुछ स्टार्ट तो होने दे प्रोसेस। ठीक है बच्चों, फिर अब ये क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय बाय।